नाज़रीन, आप देख रहे हैं नॉलेज के संग चैनल को और मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर महमूद। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंसेस के हवाले से कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या होता है और उसकी कितनी इकसाम है और हम टेंसेस की मदद से अपनी इंग्लिश को कैसे प्रूव कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर से बेहतर बोल सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए नाज़रीन, अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उन बेसिक्स की मदद से हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। तो नाज़रीन, उन्हीं पार्ट्स में से, उन्हीं बेसिक्स में से, उनकी बेसिक्स का एक हिस्सा टेंसेस भी है जो कि आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी पॉइंट होता है। विदाउट टेंसेस हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते, हम इंग्लिश को लर्न नहीं कर सकते। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोलनी आए और हम उसको एक फ्लुएंसी के साथ लिख सकें, तो हमें टेंसेस को अच्छे तरीके से सीखना होगा। तो जी नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं टेंसेस के हवाले से कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या होता है, तो नाज़रीन टेंस कहते हैं ज़माने को। व्हाट इज़ द रिलेशन विद आवर लाइफ्स, कि हमारी लाइफ्स के साथ वक्त का क्या रिलेशन है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, वक्त का हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रामर ने वक्त को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। अब आगे इन 3 टाइप्स की फर्दर टाइप्स निकलती हैं जिनको मिलाकर एक टाइप जो है वो 4 टाइप्स पर मुश्तमिल होती है, 4 टाइप्स बन जाती हैं और ये इस तरह से टोटल 12 टेंस बन जाते हैं। तो उन 12 टेंसेस में से आज हम जो पहला टेंस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज़ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है? तो नाज़रीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें हमारी रूटीन वर्क को शो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कि वो पानी पीता है, हमने उर्दू में इसकी पहचान के बारे में पढ़ा था प्रीवियस छोटी क्लासेस में। तो हम कहा करते थे कि उर्दू के आखिर पर, उर्दू फिक्री के आखिर पर ता है, ती है, ते है और ताहू वगैरह आता है। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसी तरह से आज जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारे रूटीन वर्क को शो कर रहा होता है कि हम वो रूटीन जो हम डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रोज़ाना की बेस पर स्कूल जाता है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये उसकी रूटीन है कि उसका जो डेली बेसिस पर स्कूल जाना है, हाउस से स्कूल तक मूव करना है, वो उसकी एक डेली रूटीन है, वो रोज़ाना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो टेंस जो हमारे रूटीन वर्क को शो करें वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, फिर आगे इसकी फर्दर काइंड्स चलती हैं। ठीक है, कंटिन्यूस आ जाता है, इसी तरह से सो ऑन आगे फिर चलता है। ठीक है, उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसकी जो सेंटेंस बनाने की सीक्वेंस है वो क्या है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को
कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जी उसका पहला पॉइंट जो है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को तरतीब दें तो हमको इस सीक्वेंस को साथ लेकर चलना होगा। इस सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने सेंटेंसेस को तरतीब देना होगा। ठीक है जी, तो इस तरतीब को देखकर हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एस या ई एस कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो जी नाज़रीन, हम बात करते हैं सब्जेक्ट के हवाले से कि सब्जेक्ट क्या है। अगर हम उर्दू में बात करें तो सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, यानी कि काम करने वाला। तो यहाँ पर उसने लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट इज इधर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। कि वो वर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। एक तो उसने इसकी एक निशानी बताई है कि सेंटेंस के अंदर जब भी हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे वो या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो दूसरा उसने कहा है कि आर अ प्रोनाउन दैट इज इधर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। कि सेंटेंस के अंदर जो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो वर्ड जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, या ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो इसके अंदर स्कूल जाने वाला कौन है, वो है जो कि एक प्रोनाउन है। वो किसी का भी नाउन का प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, वो किसी जानदार का भी हो सकता है, ईटीसी ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि असलम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर किताब कौन पढ़ रहा है, असलम पढ़ रहा है। तो असलम इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। किताब पढ़ने वाला कौन है, असलम। तो असलम यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा। और फिर अगर हम ये कहें कि वो किताब पढ़ता है, तो असलम की जगह पर लगाया हमने वो। ये जो वो उसने लगाया है ये प्रोनाउन है, और उसने यही कहा है कि सब्जेक्ट को जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी वर्ब के हवाले से। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। तो इसके रिलेटेड एक अहम बात जो कि हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा कही जाती है, और अक्सर सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं तो वर्ब होता है जी एक्शन, काम होता है। ठीक है, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। तो अगर मैं आपको और ज़्यादा सिंपल बताऊं, इसका जो फॉर्मूला है कि हम वर्ब कैसे ढूंढ सकते हैं कि हमारे फिक्रे में वर्ब कौन सा है और हम उसको ढूंढना चाहें तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसने खाना खाया। ठीक है, तो खाना इसमें क्या है, वर्ब है। तो उर्दू फिक्रे के अंदर वो फिक्रा जिसकी आखिर पर नून अलिफ ना आता है वो हमारा वर्ब होगा, वो हमारा फेल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ खाना, सोना, पीना, धोना, उठना, बैठना, रोना, जागना, चलना, फिरना, उड़ना। ठीक है, इन सब के आखिर पर नून अलिफ ना आ रहा है, और ये सब हमारे वर्ब्स हैं। अ कलेक्शन ऑफ वर्ब्स मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर कोई ऐसा मैंने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जिसके आखिर पर नून अलिफ ना ना आता हो
और वो वर्ब हो, सब के आखिर पर नून अलिफ ना आ रहा है। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर पर नून अलिफ ना आता है वो अक्सर हमारे पास वर्ब इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। कि हमारे पास सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो वर्ड से एक्शन जो है उसको रिसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि उस अगर हम इसकी उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं मफ़ऊल, जिस पर काम वाक़या हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम वाक़या हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि असलम किताब पढ़ रहा है। असलम हमने कहा था इसके अंदर सब्जेक्ट है, पढ़ना क्या था? वर्ब था। और अब हमने देखना है कि वो पढ़ क्या रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो किताब इसमें क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम वाक़या है। अब काम किस पर वाक़या है, यानी कि काम किस पर हो रहा है? असलम क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और एक अगर आपको वह फ़नी सी एग्जांपल दूं तो वो ये होगी कि असलम ने गधे को दो लत्ती मारी। तो यहाँ पर असलम फाइल है, दो लत्ती मारना वर्ब है, और गधे को मारी है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे तरतीब दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी, मैंने पहले ही बताया आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से कि हम सेंटेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फ़िक्रे के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता है। तो यहाँ पर अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही, वो। सबसे पहले क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वो स्कूल जाता है, इसके अंदर वर्ब क्या है? जाना। और जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। ठीक है, हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगा दी और आगे हमने लगाना है एस या ई एस। तो नाज़रीन जहाँ पर हमारे पास दो हमारे पास मेन पार्ट्स हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। जहाँ पर फिक्रे में वर्ब हमारा एंड हो रहा हो वाउल्स साउंड पर, ठीक है, ए ई आई ओ यू, उसके साथ हमने ई एस लगाना होता है। आंखें बंद करके आपने वहां पर ई एस लगा देना है। और जहां पर हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हों वहां पर हमने एस लगाना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जब हम बात करते हैं ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब गो जो है यहाँ पर ओ से ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये वॉल साउंड दे रहा है तो यहाँ हमने इसके साथ कौन सा लगाना है? वर्ड ई एस। और अगर यहाँ पर वॉल साउंड नहीं होता तो उसके साथ हमने लगाना था अकेला एस। ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? स्कूल। ही गोज टू स्कूल। ये हमारा सिंपल जो सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसको लिखने का तरीकेकार था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जी नाज़रीन सबसे पहले हम लिखते हैं जी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने डू या डज लगा देना है तो फिर हमने एस या ई एस को रिमूव कर देना है, वहाँ हमने एस या ई एस को नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो वहाँ हमारे पास डज आएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल,
वो स्कूल नहीं जाता है। जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम डू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है। अगर हम सिंगुलर पर्सन की बात करें तो उसके साथ डज लगाया जाएगा, और अगर हम जमा की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लगाएंगे डू। ठीक है। और इसके बाद हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, और डू या डज के बाद हम नॉट लाजमी लगाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें सवाल किया जाए। हम पिछले लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। तो यहाँ पर गाइस सवाल किया जाता है। तो इसकी सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हमने डू या डज को लगाना होता है, प्लस सब्जेक्ट आना होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट आना होता है, और लास्ट पर हम इसमें ऐड करते हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। अब इसको हम देखते हैं कि डू या डज हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ लगाना है। जिस तरह से हमने कहा था कि दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो सिंपली हमने क्या करना है कि डू या डज को स्टार्ट पे लिख देना है और बाकी सारा वही लिख देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आएगा डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है। तो सिंपली डू या डज को हमने स्टार्ट पे लिख देना है जहाँ पर सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फॉर्म लगानी है, और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो जी नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में इनबॉक्स पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।